नमस्कार साथियों। आज मुख्य तौर पे जो हम चर्चा करने वाले हैं वो कल जैसे हमने देखा था अर्थ मूवमेंट और एंडोजेनिक प्रोसेसेस में, उसी की अगली कड़ी में आज देखेंगे मुख्य रूप से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। ये दो मुख्य रूप से हम देखेंगे कि महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ। तो हमारा ख्याल इसी पे रहेगा। चलिए पहले हम थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, फिर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। आप अगर शब्दों को लिखना चाहें तो लिख लें कि 1912 में आया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। किसने दिया? उन्हें का बोल भाई। अल्फ्रेड वेगनर। जर्मन के थे, जर्मनी के थे। फिर 1925 में एक आया संवहनीय धारा का सिद्धांत। कन्वेंशनल करंट थ्योरी। इसे दिया आर्थर होम्स से। आप लोगों को नाम याद रखना है, मे भी आ जाए कुछ मिलान करने को। 1940 में आया महासागरीय नितल की जानकारी, कॉन्टिनेंटल फ्लोर, सागरीय नितल। इन्होंने बताया कि जो सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है। ये थ्योरी दिया हेरी हेस्ट ने। एक और आप लिख लीजिए 1900। एक्चुअली हमें जानकारी मिली तो 1961 में पता चला था सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इसको इससे जोड़ लीजिए। उसके बाद 1956 से 57 में मैग्नेटिक एनोमली, चुंबकीय विसंगति। इसे वाइन मैथ्यू इन्होंने दिया। और जो फेमस, जो आज तक ज़्यादा मान्य थ्योरी है वो आई 1965 में, जिसे आप कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिकी। ये दिया WJ मॉर्गन। नाम काम के हैं, अगर मिलाने में एक भी नाम आपको यूज़फुल हो गया वो आंसर सही करने में तो काफ़ी काम का है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर, कन्वेंशनल करंट थ्योरी आर्थर होम्स, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हेरी हेस, मैग्नेटिक एनोमली वाइन मैथ्यू एंड प्लेट टेक्टोनिक WJ मॉर्गन। अब इसे हम एक एक करके देखते हैं इन थ्योरीज का। प्रासंगिकता कोई नहीं जानना, चूँकि प्री का पेपर है तो इसमें ऐसा कुछ बात नहीं है। बस हम जानने का प्रयास करते हैं कि रियल में जो काफ़ी संरचनाएँ होती हैं, घटनाक्रम हो रहा है, जैसे हम कल पढ़े थे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, तो हम निरंतर जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कौन सी ऐसी हलचल होती है, क्या इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी आपदा से भी जापान में आई, इसको क्या रोका जा सकता है? अगर हम पहले से ही कर लें तो रोका तो नहीं, लेकिन मिनिमाइज़ कर सकते हैं इससे जो कुछ हानियाँ हो रही हैं। तो पहले देखते हैं हम महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। नंबर 1, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, इंग्लिश में जानते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। दिया गया ये वेगनर साहब के द्वारा, अल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने, अब महाद्वीपीय विस्थापन नाम ही पता चल रहा है कि इधर उधर दाएं बाएं जा कर के महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। तो इसके लिए पहले आप थोड़ा सा एक फिगर देख लें, फिर खुद सब समझ जाएंगे खुद ही। ये इसे ध्यान से देखिए। इन्होंने कहा कि सबसे पहले जो महाद्वीप का निर्माण हुआ है इसमें
सबसे पहले सब एक ही जगह था। जितना हमें ज़मीन वाला हिस्सा कहें, ये वाला जैसे पार्ट है, ये सब कुछ पहले एक ही साथ था। इसको उन्होंने नाम दिया पैंजिया। ये पैंजिया फिर क्या किसी कारण से टूटा, बहुत कारण हो सकता। और ये चाहिए था पैंजिया, यानी जो स्थल वाला भाग, ये पैंजिया कहा। और इसको जो चारों तरफ से घेरा हुआ था वो था पैंथासा। उन्होंने एक सागर बताया जिसका नाम दिया पैंथासा। तो जल वाला हिस्सा पैंथासा और ये स्थल वाला हिस्सा पैंजिया। आप सिद्धांत पूरा ऐसे समझ। फिर ये दो भागों में टूट गया, एक लॉरेंसिया, एक गोंडवाना लैंड। दो हिस्सों में टूटा। उत्तर वाले को लॉरेंसिया कहा गया, दक्षिण वाले को गोंडवाना लैंड। बीच में जाहिर सी बात है, जब दो स्थल टूटेगा बीच में पानी आ गया तो उसे बोला गया टेथीज सागर। ओनली टू रिमेंबर नेम, बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो मुझे नहीं लगता, अगर आग भी गया तो टेथीज सागर। फिर अब टाइम को ध्यान नहीं देना, अगर देखना हो तो देख लीजिए। परमियन टाइम है, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रेटासियस, अब वर्तमान का स्थिति है। फिर बीच में टेथीज सागर आ गया लॉरेंसिया और गोंडवाना के बीच में। फिर बाद में लॉरेंसिया जो ऊपर वाला हिस्सा था वो टूट करके यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका, मतलब ये और नॉर्थ अमेरिका, तो आप समझ लॉरेंसिया इन दोनों से मिला है, यल वाला। गोंडवाना लैंड वो नीचे वाला है पूरा। एक्चुअली इंडिया जो है वो भी गोंडवाना लैंड से ही बना है। तो ये दोनों को अगर हटा दीजिए, यूरेशिया, एक्चुअली इंडिया भी यूरेशिया का हिस्सा है, लेकिन इंडिया चूँकि ये जो अपने आप में कहा जाता है उपमहाद्वीपीय स्थिति, ये इससे गया, ये वाला हिस्सा। तो ध्यान रखना हमको कि ये सब हिस्से बने हैं किससे, गोंडवाना लैंड से। इंडिया भी इसी से निर्मित हुआ, गोंडवाना लैंड। तो ये पूरा मुख्य है आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन का। ये एक दूसरे जगह से ये बढ़ते हुए आगे कैसे महाद्वीपों का निर्माण किए। अब सबसे बड़ी बात है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं अनाप शनाप, लेकिन उसको सिद्ध कैसे करते हैं, तो तर्क। तो इन्होंने जो तर्क दिया, अगर वो कहेंगे कौन कौन से एग्जाम में आया समर्थन करने को, तो आप सही कर सकते हैं। तो जो समर्थन में क्या कहा, नंबर 1 कहा जिगसा फिट। जिगसा फिट, जिगसा वो जो पेड़ काटने वाला होता आरा, ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे। तो ये 2 आरा ले लो, एक ये हो गया, एक ये, तो काफ़ी आपको सिमिलरिटी मिलेगी। अगर सटाओगे तो दोनों अच्छे से सट जाएंगे। तो ये यहीं से आया है जबड़ा वाला सिद्धांत, जिगसा आ जाए, दांत ऊपर नीचे देखो तो ये फिट हो जाए। तो अगर आप स्थिति ध्यान से इनको देखें तो एक बात तो समझ में आती है कि ये अगर हम साउथ अमेरिका को इसे मिलाएं, नॉर्थ अमेरिका को यूरोप साइड से सटाएं, साउथ अमेरिका सटाएं, तो ये काफ़ी कुछ काफ़ी इसमें सिमेट्रिसिटी है कि ये एकदम कनेक्ट हो जाएंगे पूरा। ऐसे इसको हम यहाँ सेट कर सकते हैं, ये नीचे सेट हो जाएगा। तो इसी को कहा कि अगर हम देखें तो काफ़ी आइडेंटिकल हैं। साउथ अमेरिका आइडेंटिकल है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ जो ये कोस्ट ऑफ अफ्रीका के ये वाला एरिया, ऐसे ऊपर नीचे। तो इन्हीं को कहा गया जिगसा फिट। दूसरा, केवल यही भर नहीं, ये तो भाई हो सकता है, लोग कमेंट कर सकते हैं कि ये ऐसे भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक अवसर की बात है कि ऐसा हो गया, कोइंसिडेंस है। और इसमें भौगोलिक समानताएं भी हैं, भौगोलिक ज्योग्राफिकल सिमिलरिटीज भी हैं। वो कैसे हैं, जिसे हम पैलियो क्लाइमेटोलॉजी भी बोलते हैं। तो इसमें आप देखेंगे जो माउंटेन सिस्टम है सदर्न अटलांटिक कोस्ट का, ये जो दक्षिणी अमेरिका वाले हिस्सा का, ये इसके काफ़ी यहाँ पर समान स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। तो हम तो अब पता करें कैसे, इसी को हम कहते हैं पैलियो क्लाइमेटोलॉजी। कि सॉरी ओके। तो जैसे अफ्रीका के मध्य पश्चिमी भाग जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, और ब्राज़ील का मध्य पूर्वी भाग, यहाँ एक ही प्रकार के खनिज पाए जाते हैं।
एक प्रकार की खनिज। भूगर्भिक समानता भी हम इसको कह सकते हैं। और सेम ऐसे हम देखें कि जो अपलेशियन पर्वत है उत्तर अमेरिका का, यहाँ आप देखेंगे अपलेशियम है, इसकी लगता है कि जैसे निरंतरता हो मध्य पश्चिमी यूरोप में, किसी की कंटिन्यूटी हो, कि उसी का एक भाग हो। ये ऐसे ही स्कैंडिनेवियन पर्वत जो ये ऊपर वाला है, स्कैंडिनेवियाई देश, इसकी उत्तर अमेरिका से निरंतरता दिखती है। तो इनसे पता चलता है कि न केवल ये हम भौगोलिक रूप से इनको सटा रहे हैं, बल्कि कुछ खनिजों के स्थान पे भी समानता देखने को मिल रही है। वो कंटिन्यूटी, वही पठारों के अंश जो यहाँ हैं, वही सेम कुछ एलिमेंट की क्वालिटी वहाँ भी मिल रही है। तो ये समानताएं यहाँ हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं मध्य अफ्रीकी एंड पूर्वी ब्राज़ील तट, यहाँ क्या है, खनिज समानता है। और एक जो मैं बता रहा था अभी, पैलियो क्लाइमेटोलॉजी कैसे, उसको अलग से हम देख लेंगे। पैलियो, तीसरा नंबर पैलियो क्लाइमेटोलॉजी, शायद आपके इस नोट्स में ना लिखा हो, इसको हम अलग से देख ले रहे हैं। इसमें वेगनर के सिद्धांत को हम कहें कि महत्वपूर्ण साक्ष्य उन्होंने बताया कि पहले ऐसा हो सकता है, इसको आप पहले एक बार सुन लें, कि जिसे हम कहते हैं पूर्व, हिंदी में पहले तो पूर्व जलवायु, पहले के अध्ययन की थी। इस अध्ययन के द्वारा उन्होंने बताया कि कई सारे महाद्वीपों के अंदर जलवायविक विसंगति पाई जाती है। जैसे आप देखेंगे ये ही अपना एशिया है, यहाँ गर्म हो रहा है। यहाँ पर देखिए थर्ड इसको पोल कहते हैं, जो तिब्बत वाला एरिया है, लद्दाख वाला, थर्ड पोल ऑफ अर्थ। तो उस प्रकार उन्होंने कहा कि कई सारे महाद्वीपों के अंदर जलवायु विसंगति पाई जाती है, अनोमली पाई जाती है। जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हिमनद के साक्ष्य, जैसे ये वाला मैंने आपको बताया। शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विषुवतीय जलवायु के साक्ष्य, और विषुवतीय क्षेत्रों में ये जो भूमध्य रेखा के नज़दीक है, वहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्र की जलवायु, जैसे हिमालय रीजन में अगर आप ऊपर जाएंगे तो कितना ज़्यादा जमा हुआ है, पर्वतों पे ऊपर जा रहे हैं। तो कहा कि इसका व्याख्या केवल दो आधार पे किया जा सकता है। पहले क्लाइमेटोलॉजी में इन्होंने क्या कहा कि केवल स्थान विशिष्ट ही नहीं, बल्कि क्षेत्रों में अन्य जलवायु की भी उपस्थिति है, जैसे विषुवतीय क्षेत्र में ध्रुवीय, शीतोष्ण में उष्ण, इस प्रकार के। अब दो आधार पर इसकी व्याख्या हो सकती है, या तो महाद्वीप अपनी जगह स्थिर हैं, जलवायु क्षेत्र इधर उधर गए हैं, और या कि जलवायु क्षेत्र स्थिर है, महाद्वीप ने अपनी जगह बदली है। दो ही स्तर पे आप समझिए, दो ही कारण हो सकता। क्या महाद्वीप फिक्स, क्लाइमेट अपनी जगह बदले हैं, चेंज, और क्लाइमेट फिक्स और महाद्वीप। ख़ास तौर से यूपीएससी की दृष्टि से आप देखेंगे ज़्यादा इसका विमर्श कर सकते हैं। अब देखिए वेगनर का थ्योरियों पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है, वो इवॉल्व होती हैं समय के अनुसार में। तो जाहिर सी बात है कि जो जलवायु क्षेत्र जहाँ है, ना पृथ्वी ने अपनी दूरी बदली, ना उसे अक्ष झुकाव में कमी आई, ना सूर्य की स्थिति में, तो ये वाली स्थिति तो नहीं हो सकती कि वहाँ का क्लाइमेटिक रीजन ही चेंज हो गया हो, कि ध्रुवीय क्षेत्र भूमध्य पे कभी रहा होगा फिर बाद में वहाँ गया होगा। इसलिए तो गलत, यानी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये कि महाद्वीपों ने अपना स्थान बदला है। तो ऐसे ही वेगनर को सपोर्ट करने के लिए बहुत आए। फिर जीवाश्म के भी अवशेष आए। एक और वो देते हैं रीजनिंग कि जीवाश्मी अवशेष, ये आपका केवल है वो अगर समर्थन में आता है यूपीएससी में, पीसीएस में लेस चांसेस आने के। पीसीएस में जो आपको बताया कि नाम केवल ध्यान रखिए, और ये गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड भारत कैसे बना ये जानना है। कि जीवाश्म अवशेष की बहुत जगह देखा जाता है कि अंटार्कटिका के बड़े बड़े जानवर के जीवाश्म जो हैं वो साइबेरिया में पा रहे हैं। दक्षिणी गोलार्ध के कुछ जो मार्सुपियल्स हैं जैसे कंगारू हैं, वो केवल ना ऑस्ट्रेलिया में बल्कि ऑस्ट्रेलिया में, और फिर दक्षिणी अफ्रीका के रीजन में, फिर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के रीजन में भी उस सीधी रेखा पे पाए जा रहे हैं। तो इससे पता लग रहा है कि ये सब चीज़ें काफ़ी एक साथ थी।
तो ये रहा आपका प्रमुख समर्थन करने वाले सिद्धांत। तो अगर आए कि इसमें कौन कौन से इसके समर्थन करते हैं, तो आप बेझिझक इन 4 चीज़ों को मार सकते हैं: जीवाश्म अध्ययन, पैलियोक्लाइमेटोलॉजी, जिग्सा फिट और जो ज्योग्राफिकल सिमिलैरिटीज़ हैं ये वैगनर का वो आपने देख लिया। उन दोनों को मैं समझ रहा हूँ। उत्तरी भाग को जो अंगारा लैंड है, एक बार नाम लिख दूँ, नाम लिखने से याद हो जाता आप लोगों को। पहले पैंजिया था भैया, फिर पैंजिया टूट गया, तो उत्तर वाले को हमने कहा लारेंसिया या अंगारा लैंड, और दक्षिण वाले को कहा गोंडवाना लैंड। इससे क्या बना यही याद रखना, इससे बना नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, और अन्य इससे बने प्लस भारत भी, तो भारत आप एशिया में जोड़ेंगे तो उसी में आ जाएगा। ये बीच में जो था इसको उन्होंने टेथिस सागर बोला था, टेथिस सागर। पहले पैंथासा था जब ये टूटा नहीं था, जिसको सागर घेरा हुआ था। अभी ये थ्योरी को एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसको हम उतना ख्याल नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे इसे हमने चर्चा किया था, आप लोगों को याद हो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की जो संवहनीय धारा का सिद्धांत कि देखिए आप में इन्होंने लिखा है या नहीं, अगर लिखा होगा तो हम बता देंगे। एक्चुअली संवहन धारा और सागरीय जो नितल प्रसार है, ये वाला इसे हम लिख देते हैं, महासागरीय नितल प्रसार, हेरी हेस वाला। इसी को हम जोड़ के देखते हैं। इन्होंने कहा नितल प्रसार महासागरीय, ओशियोनिक सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाला, हेरी हेस का नाम बता रहे, हेरी हेस। तो इन्होंने कहा कि समुद्र का जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें प्रसार हो रहा है। एक्चुअली अगर कहें तो प्लेट टेक्टोनिक के पहले वाली कहीं ना कहीं ये स्थिति काफ़ी क्लोज आ रही थी, कि उन्होंने कहा कि जो प्लेट्स हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज ए जियोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच टेक्टोनिक प्लेट्स लार्ज स्लैब ऑफ अर्थ लिथोस्फीयर स्प्लिट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मतलब कि उन्होंने कहा जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं ऐसे। अब देखिए, यानी कि समुद्र तल का प्रसार हो रहा है। अब प्रसार होगा तो क्या होगा, इधर जो महाद्वीपीय क्षेत्र स्थित होगा ये कम होगा, वायु दंशन होगा, यहाँ नई भूमि का निर्माण होगा, नए खनिज ऊपर आएंगे। ये देखो इम्प्लाइड नॉलेज है, इसका यूज़ किया जाता है जब यूपीएससी के क्वेश्चन आते हैं एनालिटिकली, ऐसे हो सकता है, ऐसे माने आपको कहीं ना कहीं बहुत ध्यान से देखना होता है कि ये समझना होता है कि अगर समुद्र का नितल प्रसार हो रहा है, यानी कि अब ज़मीन तो एक्स्ट्रा बढ़ नहीं रही है कि कोई दूसरी पृथ्वी आके उसकी पूर्ति कर रही है। अगर कहीं प्रसार होगा तो कहीं कंट्रैक्ट तो होगा ही, कहीं संकुचन भी होगा। अगर यहाँ प्रसार होगा तो जाहिर सी बात है कहीं संकुचन जरूर होगा। तो हेरी है साहब ने यही कहा कि ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, तो वो ये कहाँ होता है कि जहाँ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, जहाँ पर हम कहें अभिसरित हो रही हैं प्लेट, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, वहाँ सी फ्लोर हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि ये क्यों सी फ्लोर हो रहा है, तो एक कन्वेंशन का परिणाम है, जो आपको हम पहले कह रहे थे CCT, कन्वेंशन करंट थ्योरी। हेरी हिस्के पहले वाला जो था ये, इसको साथ में आप समझ सकते हैं। आर्थर होम्स साहब का, आर्थर होम्स का कन्वेंशन करंट, मतलब कि नीचे कुछ मेंटल में ये इधर मैग्मा भरा है गर्म लव, इसी पे प्लेटों का संचलन हो रहा है। तो ये मैग्मा प्लेटें ऐसे ऐसे, तो इसे निकल रहा है, फिर ऐसे ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ पर नीचे ध्वस्त हो रहा है, फिर ऐसे निकल रहा जा रहा है, यहाँ ध्वस्त हो रहा, फिर बाद में इकट्ठा यहाँ पर हो जा रहा है, ऐसे इकट्ठा हो जा रहा है, ऐसे इकट्ठा हो जा रहा है, ऐसे इकट्ठा हो रहा है, और इसे तो ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, फिर यहाँ मिल रहे हैं, फिर किसी आके और यहाँ मिल रहा है। तो ये वाला जो है यहाँ निकल रहा है, यही डाइवर्जेंट बाउंड्री है, यही है
डाइवर्जेंट बाउंड्री, ये अर्थरोम्स। तो अर्थरोम्स ने इसी को कहा था, जो कन्वेंशनल करंट है इन्हीं का परिणाम है कि एक दूसरे से दूर जा रहे। तो जैसे मैग्मा कंटिन्यूसली विल सपोर्ट द मिड ओशनिक रिज प्रोडक्शन करंट ऑफ मैग्मा, तो यही कैसे धक्का दे रहा है, तो यहाँ पर निर्माण हो रहा है मिड ओशियानिक रेंज। मध्य महासागरीय कटक के बारे में भी हम ठीक से देख लेंगे। फिर दूसरी डायरेक्शन में जा कर के फिर इकट्ठा हो रहे हैं। अब हम सबसे महत्वपूर्ण अपने थ्योरी पे आते हैं। तो ये दोनों आप समझ गए होंगे कि सागरीय नितल का प्रसार हेरी हेस का, और कन्वेंशनल करंट थ्योरी आर्थर होम्स का। आर्थर होम्स साहब ने कहा कि जो प्लेटें हैं इनके नीचे करंट चल रही है, और इसी का परिणाम है कि प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और उसी पे यानी हम कहें उसी करंट के ऊपर में ये लेटी हैं। ये है करंट, ऐसे 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 एक प्लेट और होगा तो उसका इधर आएगा, ऐसे ऐसे। तो इन्हीं को उन्हें अब आप समझ जाएंगे, यही है कन्वेंशनल करंट। फिर ये इसे उठा रही है ना, इसको तोड़ के निकल नहीं, तो यानी यहाँ प्रसार होगा, फिर यहाँ जाकर होगा डिस्ट्रक्शन होगा, ध्वंस होगा। ये स्थिति है। तो नितल प्रसार को कहा हेरी हेस ने, लेकिन वो करंट किसका परिणाम है तो उसको बताया इन्होंने, आर्थर होम्स साहब ने। अब जो हम सबसे महत्वपूर्ण अपने टॉपिक पे जा रहे हैं वो है अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आर्थर होम्स ने ये जो निकल रहा है करंट, ये एक्चुअली और कुछ नहीं है कि मैग्मा है, नथिंग बट दिस इज मैग्मा। तो आर्थर होम्स साहब ने काफ़ी हम कहें कि पूर्व प्लेट विवर्तनिक के आने का पहले का एक तरीके से कहते नहीं कि प्री स्थिति तैयार की कि यस अब इसी के आधार पे और ज़्यादा कहीं ना कहीं व्यवस्थित और अधिक डीप नॉलेज प्राप्त हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि आंतरिक भाग में जो मैग्मा का संचलन होता है उस पर प्लेटें एक दूसरे दिशा में जा रही हैं। अब हम देखें प्लेट विवर्तनिक क्या आया, कुछ महत्वपूर्ण जो पड़ाव है 1965 के आसपास। तो आर्थर होम्स ने प्रतिपादित किया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा का संचलन होता है जो पेंजिया के विघटन का कारण हो सकता है। कि भाई ये मैग्मा जो निकल रहा है अंदर यहाँ चल रहा है, कभी मार के ऊपर निकल गया तो ये टूट गए होंगे महाद्वीप, हो सकता है। उनके अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक तापमान के कारण मैग्मा का निर्माण होता है, जो मैग्मा चैम्बर से गर्म और हल्का होने के कारण धरातल तक संवहनीय धारा के रूप में ऊपर उठता है, परंतु स्थलमंडल के प्रतिरोध के कारण ये आसानी से नहीं निकल पाता है, अपितु ये कोशिकीय संचलन का निर्माण करता है। देख रहे हैं, यही आर्थर होम्स साहब ने कहा, ये कोशिकीय संचलन का, इस मैग्मा कोशिकीय संचलन का निर्माण करता है, जिससे स्थलमंडल में धीरे धीरे दरार आती है और हम कहें कि एक मध्य कटक का निर्माण होता है या नितल में प्रसार सा होता है। ये भू परपटी है ऊपर वाला, भू परपटी। तो इसमें उन्होंने ज़्यादा तो नहीं लिखा है। अब हम आते हैं यहाँ समतल का प्रसार। हमने देखा कि मैग्मा के दरारों के माध्यम से धीरे धीरे वो सतह पे आ रहा है। जो हमने आपको लोगों को बताया था चुंबकीय विसंगति। अब मुझे नहीं था, आप लोग नाम याद रखें। एक्चुअली चुंबकीय विसंगति में ये है कि जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यहाँ पर वही ऐसे स्थिति है, मैग्मा का संवहन हो रहा है ऐसे ऐसे, काम का तो नहीं है लेकिन आप देख लें। तो यहाँ पर जमा हो रहा है, इसका निकल के यहाँ जम रहा है, 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 यानी सबसे जो किनारे है इसकी आयु नई है। ये जो खनिज होगा ये पुराना होगा, क्यों? क्योंकि ये दब रहा है कंटिन्यू। सॉरी थोड़ा सा गलत हुआ, यहाँ हमेशा नवीन रहेगा और जो किनारे ढकेला जा रहा है खनिज वो पुराना होगा। ऐसी स्थिति यहाँ होगी, यहाँ तो हमेशा गर्म की भरपाई हो रही है ना, यहाँ नया होगा, यहाँ पुराना होगा। तो चुंबकीय नमी ने कहा कि जब बाह्य क्रोड में मैग्मा तरलीय अवस्था में पृथ्वी के घूर्णन के कारण हम कहें कि ये चुंबकत्व की व्यवहार करता है, तो अंदर चूंकि पृथ्वी के अंदर वो चुंबकीय स्थिति है, इसके चुंबकीय ध्रुव हैं ऊपर नीचे, तो इनसे जो निकल रहा है कुछ चुंबकीय
ठोस बनने के बाद में जो मैग्मा बाहर निकलता है तो इनकी भी एक पोलर स्थिति होती है, वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं नॉर्थ और साउथ पोल के अकॉर्डिंग, दोनों तरफ ये अलाइन कर लेते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये जो चुंबकीय पट्टी उपस्थित होनी चाहिए जो भी मध्य महासागरीय कटक से मैग्मा निकला है, और उन समान दूरी पे स्थित पट्टी का जो काल है निर्माण का वो समान होना चाहिए। तो उन्होंने अपने हिसाब से देने की कोशिश की, लेकिन वैज्ञानिकों ने सिद्धांत रूप से तरीके से नहीं माना, और बाद में इसी सिद्धांत ने कहीं ना कहीं प्लेट विवर्तनिक की जन्म रखी, चुंबकीय विसंगति। नाम याद रखना आपको, मिलाने के लिए आ जाएगा पीछे में, वाइन एंड मैथ्यू। चलते हैं अपने सबसे फेवरेट सिद्धांत पे, प्लेट विवर्तनिक। सबसे शानदार सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट विवर्तनिक। प्लेट विवर्तनिक, जैसे आपको पहले बताया गया कि पृथ्वी कुछ प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। तो प्लेट का मतलब प्लेट यानी स्थलमंडल का एक भाग कह सकते हो आप। स्थलमंडल को क्या होता है, भूपर्पटी, फिर ऊपरी मेंटल जो ठोस स्थिति में है तो उसको आप स्थलमंडल का भाग कह सकते हो। विवर्तनिक मतलब कह सकते हो संचलन, मूवमेंट, यही है। WJ मॉर्गन 1965। प्लेटों के निर्माण कर देखिए, पृथ्वी का है कोर, ये है मेंटल, ऊपरपट्टी हम कहें, ये ऊपरी हिस्सा मिल करके स्थलमंडल कहला रहे हैं। अब मैग्मा का ये है, हम कहें मैग्मा निकल रहा, मैग्मा यहाँ तक आ रहा है ना मैग्मा, तो ये है मैग्मा। बाहर आ गया वही ज्वालामुखी के अंदर प्लेट के संचलन का कार्ड बन रहा है। अब कैसे प्लेट में कैसे उद्गार हो रहा, मैग्मा निकल रहा, तो अब भाई ये प्लेट है, अब यहाँ पर अगर मैग्मा आ रहा तो इसको ठोस ठोकर बार बार दे रहा होगा। किनारों पे तो तापमान कम है, तापमान बढ़ेगा तो इसके जो आयतन में प्रसार होगा, पार्टिकल दूर जाएंगे, फिर ये ध्वंस करके बाहर की तरफ निकलेगा। तो यानी कि हम कह रहे हैं कि किस तरीके से प्लेटों का टूटती संचलन। अब इसमें 3 बात समझनी है। जो प्लेटें हैं दुनिया में, प्रमुख प्लेटों की भी हम बात करेंगे कौन कौन सी हैं, देख लेते हैं एक बार, फिर हम आपको बताते हैं। ध्यान से देख लीजिए, आप इसको याद भी कर लीजिएगा कि दुनिया में प्रमुख प्लेट्स कौन कौन सी हैं। तो मेजर प्लेट दुनिया में से 7 हैं। कौन? अंटार्कटिका वाली, जो प्रमुख है मैं उनको लाल कर दे रहा हूँ, आप लोग समझ, लाल यार पहले से कलर है यहाँ पर, क्या कर दो, ये वाला कर दे रहा हूँ, बैगनी वाला। प्रमुख प्लेट एक ये है अंटार्कटिका प्लेट, इसका परिक्षेत्र सच बात है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, ये सब प्रमुख हैं। तो 1 2 3 ये हो गए। पैसिफिक प्लेट, प्रशांत की प्लेट अपने आप में खुद ही एक है, तो ये 4 हो गया। महासागर प्लेट में कहें तो सबसे महत्वपूर्ण पैसिफिक आती है। फिर 6ठे नंबर पे यूरेशियन प्लेट, 7वें नंबर पे आपकी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये वाली प्लेट, ये वाली। 8वें नंबर पे आ गया अफ्रीकी प्लेट। इसमें अगर ध्यान देंगे आप तो महासागरीय किनारे भी जुड़े हैं। जैसे यूरोपीय प्लेट की बात करेंगे तो ये देखिए, ये अटलांटिक है, किनारा भी जुड़ा। अफ्रीका बात कर रहे हैं अफ्रीकी वाली की, तो देखिए महासागरीय हिस्सा भी जुड़ा हुआ। तो ये 7 है प्रमुख प्लेटें, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, पैसिफिक, यूरेशियन एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये मेजर प्लेट हैं
छोटी छोटी प्लेटों को आप देख लीजिए, 5-6 प्लेटें हैं, ये नाम याद रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि किधर है, किस महाद्वीप के आसपास है, किस मेजर प्लेट्स के बीच हैं, तो माइनर प्लेटें भी काम की आ जाती हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। जैसे ये अरेबियन प्लेट, ये वाला, इधर इंडियन प्लेट है, इधर अफ्रीकन प्लेट है, इधर यूरोपियन प्लेट। तो आप समझ गए होंगे स्थिति क्या है लगभग। फिलीपींस महाद्वीप वाली, तो ये फिलिपिनियन प्लेट है ये, इधर पैसिफिक, इधर यूरेशियन, इन दोनों के बीच में है। वैसे ही आप यहाँ आएंगे तो नजका प्लेट है। साउथ अमेरिकन वाली प्लेट में ध्यान दीजिएगा कि अटलांटिक महासागर का पश्चिमी किनारा आ रहा है ये वाला, ना कि इसमें आ रहा है पूर्वी प्रशांत नहीं आ रहा है। तो नजका प्लेट ये है, पैसिफिक प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में है नजका। कैरोलिन प्लेट एक कैरिबियाई जहाँ द्वीप है वहाँ कैरिबियन प्लेट है। और उसके जस्ट हम कहें कि पूर्वी प्रशांत में है कोकोस प्लेट, कैरोलिन प्लेट, कोकोस, नजका, अरेबियन, लगभग प्लेटें आपके हो गई। कोई और छूटा है? ये जुआन फर्नांडिस प्लेट है, छोटी प्लेट है। जुआन डी फूका प्लेट ऊपर है अलास्का के पास में, यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। तो इनकी स्थिति मेजर हैं 7, मेजर आपको ध्यान रखना है, मेजर 7 प्लेट। अब देखो प्लेट कैसे चल सकती हैं, सिंपली प्लेटें अगर हैं स्थलमंडल के एक टुकड़े हैं एक तरीके से, तो ये 2 प्लेटें अगर हैं तो इनमें 3 चीज़ हो सकता है भाई। क्या क्या देख लेते हैं, 3 स्थिति हो सकती है। इसी से आप समझ जाएंगे पूरा प्लेट विवर्तन की। या तो ये आपस में आओ मेरे पास भाइयों बहनों करके, ये आपस में या तो सट सकती हैं जिसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट प्लेट, या तो एक दूसरे से दूर भाग सकती हैं, इसे कहेंगे हम डाइवर्जेंट प्लेट, या तो अगल बगल से गुजर सकती हैं बिना किसी को कुछ सताए, इसे कहेंगे हम ट्रांसफॉर्म प्लेट। हिंदी में वही कन्वर्ज कहेंगे अभिसारी, दूर जा रहे हैं अपसारी। अपसारित हो रहे हैं ना, दूर जा रहे हैं। और ये हो सकता है असक्रिय या संरक्षित, हम कहें कंजर्व, संरक्षित किनारा। अच्छा, अगर कोई चीज़ आपस में कन्वर्ज हो रहा है तो उसमें यानी कि कुछ नष्ट होगा, एक दूसरे का कुछ भाग नष्ट होगा, इसीलिए इसी को हम कहते हैं ध्वंसकारी भी कहते हैं, विध्वंसकारी। अगर आपस में ये दूर जा रहा है तो बीच में कोई स्थल का निर्माण होगा, तो इसलिए इन प्लेटों को हम कहते हैं निर्माणकारी। आप ऐसे देख सकते हैं, तो निर्माणकारी किनारा भी कहते हैं। इन किनारों पे कुछ निर्मित होगा। ये विध्वंसकारी किनारा, यहाँ कुछ नष्ट होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, इसलिए इसको संरक्षित किनारा बोलते हैं। आप ये 3 बातें प्रमुख रूप से जान चुके हैं। कुछ यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ। अब जो इसमें नोट्स में नहीं दिया होगा उसको आप लोगों को नोट्स ध्यान रखना है। ये मैं बता रहा हूँ खास करके यूपीएससी वालों के लिए। अगर वो अंदर जाके कुछ पूछते हैं तो आप ध्यान देना। नंबर 1, अपसारी सीमा, अपसारी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसे समझ जाओ सिंबल। डाइवर्ज वाला यानी कि निर्माणकारी, इस पे तो मैं पूरा एक क्लास पढ़ा सकता हूँ, 2-3 घंटा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि कैसे पर्वतों का निर्माण हो रहा, पहाड़ बन रहे, गर्त, द्वीप, महासागर, पहाड़ी, काफ़ी कुछ सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। लेकिन नहीं, एग्जाम की दृष्टि से, प्री की दृष्टि से भी आप देखिए तो अब सारी जब निर्माणकारी होगा, अब जैसे मध्य महासागरीय कटक ले लीजिए, अटलांटिक वाला रीजन, चलो उसका हम फोटो लगाते हैं, उसी के हिसाब से समझाते हैं। कुछ मोटा मोटा ऐसे है स्थिति, ठीक। यहाँ पर प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं,
नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, यहाँ प्लेट्स दूर जा रही हैं, मतलब कि डाइवर्जेंट। इसीलिए कहा जाता है विश्व में सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला जो है वो मध्य महासागरीय कटक है, ये अटलांटिक महासागर है, ध्यान दीजिएगा, आप मैप दे देखिएगा, क्योंकि एक कंटिन्यू डाइवर्ज हो रहा प्लेटों का, उत्तर अमेरिकी प्लेट, साउथ अमेरिकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, सब एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब यहाँ पर यानी कि यहाँ से मैग्मा बाहर निकल रहा है, कंटिन्यू इकट्ठा हो रहा, बाहर निकल रहा है, यानी कि मैग्मा का जमा हो रहा, प्लेटें बाहर जा रहे भाई, निर्माण हो रहा कुछ। अब ये भैया निर्माण होगा तो कहीं तो जाके धंसेगा, तो इस प्लेट के दूसरे वाले हिस्से में ध्वंसन होगा। जैसे इस यहाँ अगर जमा हो रहा है, जमा मैग्मा का, तो इस प्लेट का जो ये वाला किनारा है ना, तो इसके साथ यहाँ प्लेटें कन्वर्ज करेगी। अरे भाई अगर कोई एक पूरा फिट चीज़ है, इससे आगे एक्स्ट्रा ना कुछ आता है ना जाता है, तो इसमें बीच में 5 चिन्ह ऐसे बना दो, कह दो कि यहाँ चट्टान लड़ रही है, और जब ये फिक्स चीज़ है तो यहाँ चट्टान लड़ रही है, यानी कि पूरा सिरा इधर खींचा जा रहा है, ये सिरा भी इधर खींचा जा रहा है, यानी कि यहाँ इस वाले एरिया से दूर जा रही होंगी चीज़ें, यहाँ मिलेंगी तो यहाँ दूर जाएंगी। सेम चीज़ अप्लाई होता है, सेम एकदम अप्लाई होगा कि अगर यहाँ पर मैग्मा का जमा हो रहा तो यहाँ ध्वंसन हो रहा होगा। तो इसीलिए ये परिप्रसांखली जो पेरी पैसिफिक में आप पढ़ते हैं ज्वालामुखी वाला कि अग्नि वाला क्षेत्र है, आग वाला, तो इसीलिए यहाँ पर हमेशा यहाँ डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कंटिन्यू भूकंप प्रवण क्षेत्र है, ज्वालामुखी प्रवण क्षेत्र है, प्लेटें यहाँ टूट रही हैं, यहाँ निर्माण हो रहा है। अब सोचिए यहाँ निर्माण हो रहा है, मैग्मा का प्रसार हो रहा है, इसीलिए यहाँ हमेशा ज्वालामुखी रूप से सक्रिय क्षेत्र है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इवेंट होंगी, घटनाएं होंगी, अति सक्रिय क्षेत्र यहाँ होगा, क्योंकि मैग्मा हमेशा निकल रहा। तो ज्वालामुखी या मैग्मा उद्गार का अति सक्रिय क्षेत्र, मध्य महासागरीय कटक का निर्माण, वो तो आप देख ही लिए, मध्य महासागरीय। अगर आप लोग कहेंगे मैसेज कर दीजिएगा, इस पे मैं और एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगा अगर आप चाहेंगे तो। इसी से अब जाहिर सी बात है, जब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो मैग्मा बाहर आ रहा है, यह स्थल का निर्माण हो रहा है। और ये तो है महासागर क्षेत्र में कि मैग्मा वायु पर आ गया। महाद्वीपीय क्षेत्र में क्या होता है कि वो हिस्सा जहाँ पर ये दूर जाते हैं तो धंस सा जाता है, क्योंकि भूपरपट्टी बहुत मोटी होती है। महासागर में आप पढ़े हैं कि वहाँ पर यहाँ इस क्षेत्र में अगर 35 किलोमीटर है तो वहाँ 5 ही है मोटाई, तो वहाँ पे तो भाई मैग्मा ऊपर आ गया। महाद्वीपीय क्षेत्र में क्या हो रहा है, अफ्रीका में, इसको याद रखना, अफ्रीका में यहाँ ऐसे आप लोग मैप में देखिएगा, मालावी से लेकर के लाल सागर के पास में से फट रहा है, ये प्लेटें दूर जा रही हैं, ये यहाँ इस वाले हिस्से में ये थोड़ा प्लेटें दूर जा रही हैं, तो यहाँ पर रिफ्ट वैली का निर्माण हो रहा है, मिट्टी पूरा धंस जा रही है, यानी कि भ्रंश घाटी का निर्माण होगा, घाटी का निर्माण। एग्जाम्पल यही ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इससे क्या होगा, प्लेटों का संचलन भाई आरंभ होगा। जब दूर जा रहा है तो प्लेट अब यहाँ से चली तो अगले क्षेत्र में जाकर के, अब इससे और क्या हो सकता है, नए समुद्र का निर्माण हो सकता है। कैसे, ये देखिए धंस जा रहा है, फिर बाद में यहाँ पानी भर जाएगा तो एक नया ही समुद्र बन जाएगा। ये वाला हिस्सा अगर धंस गया तो बाद में यही पानी भर जाएगा, नए समुद्र का निर्माण इससे हो सकता है, नए समुद्र का निर्माण। ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी की संभावना, जाहिर सी बात है, यहाँ दूर जा रहे हैं तो प्रवण क्षेत्र है। ऐसे ही एक जो दूसरा वाला, ये तो हो गया अपसारी वाला, एक होगा कन्वर्जेंट वाला। ये खतरनाक थोड़ा सा होता है, कन्वर्जेंट या अभिसारी, ये मिल रहा है ना तो विध्वंसक होगा, विध्वंसक होगा। यहाँ आपस में प्लेटें मिल रही हैं, टकरा रही हैं, तो इससे क्या होगा, रिजल्ट या घटना कहीं क्या होगा। बस इतना ही आप याद रखिए, यूपीएससी वाले खास कर ध्यान देंगे। अत्यधिक दबाव होगा, चूँकि प्लेटें आपस में ऐसे भाई टकरा रही हैं तगड़ा। ये देखिए, ये एक्चुअली मैं पहले ज्योग्राफी ऑप्शनल लेने वाला था, तो ज्योग्राफी
शबेंद्र सिंह की, माजिद हुसैन सर की मैं कुछ दिन काफ़ी पढ़ा था, 1-1.5 साल। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे ये सब लगता था पढ़ने में। अब देखिए यहाँ पर लड़ रही हैं, अब लड़ेंगे भैया तो कोई तो नीचे जाएंगे महाराज। अब कोई महाराज जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर प्लेटों का क्षरण होगा। अब प्लेटें क्षरण होगा तो मैग्मा का निर्माण होगा, गर्म होगा। अब इसका गर्म ताप जब बहुत अधिक होगा तो इसकी जाहिर सी बात है घनत्व तो कम होगा, तो इस पर उद्गार करेंगी। आइए अब पृथ्वी फाड़ के जो उसका हम केंद्रीय उद्गार आपको बताए थे, तो यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया होगी, ज्वालामुखी क्रिया होगी। और यहीं से जा करके भैया अगर ऊपर गया तेज फाड़ करके निकला तो वलित पर्वत का निर्माण हुआ। ये मैग्मा इधर पसर जा रहा है तो लावा पठार बन रहा है। वलित पर्वत क्यों होता है? क्योंकि रगड़ते रहते धीरे 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 मैग्मा का जमाव होता रहता है। अच्छा, एक कौन सी प्लेट नीचे जाएगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन, कौन प्लेट नीचे जाएगी? तो अधिक घनत्व वाली, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा इन दोनों प्लेटों में, तो घनत्व ज़्यादा वाली प्लेट धंसेगी। ज्वालामुखी क्रिया होगा तो अठार पठार ऐसे बनेंगे। तो ये ऐसी स्थिति आप देखिए हिमालय के क्षेत्र में हो रही है। कहा जाता है कि भारतीय प्लेट जो है यूरेशियाई प्लेट के नीचे जा रही है, तो भारत के हिमालय क्षेत्र में ये घटना हो रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं। और इससे काफ़ी कुछ रिलेटेड है, ज्वालामुखी, भूकंप, मतलब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से हम काफ़ी व्याख्या ठीक ठाक कर सकते हैं। तो अच्छा, इसी पे अगर आप और अच्छे से समझना चाहेंगे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि अगर महाद्वीप, अच्छा देखो, महासागरीय जो प्लेट होती है वो थोड़ा ज़्यादा घनत्व वाली होती है। तो आप इसे देख सकते हो कि किस में ज़्यादा अवसाद बनेंगे, किसकी टक्कर भयावह होगी कि बड़ा विस्फोट हो सकता है, अवसाद की मात्रा किस में ज़्यादा आ सकती है। देखो, अब महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट में अगर टक्कर होगी तो महासागरीय प्लेट नीचे अगर जा रही है तो अवसाद चूँकि महाद्वीपीय वाले रीजन से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उसकी भूप्रकृति मोटी है। इसीलिए कॉन्टिनेंट की हल्की चट्टानें जब टक्कर होता है तो अधिक अवसाद का निर्माण होता है। कॉन्टिनेंट ओशन में अवसाद की मात्रा कम होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं टक्कर प्लेट, तो ओशियानिक प्लेट है, एक कॉन्टिनेंटल है। तो हम देख रहे हैं, अगर इसको हम कहेंगे ओ, इसको कहेंगे हम सी, तो अगर ओशियन का ओशियन से टक्कर हो रहा है तो अवसाद इसका क्या होगा? कम होगा। ओशियन का कॉन्टिनेंट से हो रहा है तो अपेक्षाकृत ज़्यादा होगा अवसाद की मात्रा। अगर कॉन्टिनेंट का करा हो रहा है तो अवसाद काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये चट्टानें हल्की होती हैं अपेक्षाकृत। तो भैया ये आपका हुआ प्रमुख रूप से पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, उसी को बोलते हैं, क्योंकि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं, लिख लीजिए, में भी आ जाए, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। व्हाट इज दिस? कि प्रशांत महासागर के चारों ओर प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, मतलब कन्वर्जेंस। तो इससे क्या हो रहा है? एक प्लेट धंस रही है, विध्वंस हो रहा है, तो ज्वालामुखी क्रियाएं हो रही हैं, इसीलिए यह सक्रिय क्षेत्र है। ज्वालामुखी, सो इसे हम कह सकते हैं सुनामी, भूकंप के लिए सक्रिय, इसीलिए कहते हैं क्योंकि भाई सब तरफ आग लगी हुई है, तो इसलिए हम कहते हैं इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये आप समझ गए होंगे। और तो कुछ खास बात नहीं। भूकंप की गहराई अगर देखें, ज्वालामुखी अगर महाद्वीपीय क्षेत्र में है, अब ज्वालामुखी विवर्तनिक भूकंप का तुलना करें, जैसे हम लोग अभी पिछले क्लास में ज्वालामुखी को पढ़े थे कि जहाँ कहीं उद्गार हो रहा है, तो जो अगर इसमें विवर्तनिक भूकंप होंगे तो गहरे, मध्य, छिछले तीनों प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि प्लेट कहाँ टूट रही है, कहाँ से वो मैग्मा बाहर आ रहा है, इसीलिए इनका परिणाम भी अलग हो सकता है। तो ये अन्य कारक है, यह मैं समझता हूँ उतना ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जितना चर्चा हुआ है उतना आप ख्याल रखिएगा। जो आप पीसेस वाले ध्यान दें
कि इन जो थ्योरीज हैं इनके लोगों के नाम और प्लेटें, आप मेजर माइनर सभी प्लेटों को आप ध्यान दें, सभी। तो क्योंकि वो आपको पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि नज़का प्लेट कहाँ है, कोकोस कहाँ है, कैरोलिन कहाँ है, अरेबियन कहाँ है, फिलिपाइन प्लेट कहाँ है, किसके किसके बीच में है। तो इसको आप ध्यान दे दीजिए थोड़ा। ये मैं समझता हूँ मैं समझाने में सक्षम हुआ हूँगा। अगर दिक्कत होगा आप लोग कहेंगे दोबारा मैं समझाऊंगा, मुझे लगता है आ गया होगा आपको। कन्वेंशन मतलब यही मैग्मा का जो प्रवाह के कोष के संचलन की तरह हो रहा है, तो इसी को कन्वेंशन कहा कि यही प्लेटों को धकेल रहा है एक दूसरे से दूर, परपटी को, परपटी के नीचे ये एक कोशिकीय संचलन हो रहा है, इसको हेरी हेस्ट ने बताया। और इसके ऊपर जो कहा कि ये एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, हेरी हेस्ट ने बताया, और इसको आर्थर होम्स ने बताया, समन्वय धारा का सिद्धांत। लगभग चीज़ें आपकी हो गई आज के, फिर अगले सेशन में हम देखते हैं। थैंक्स, फीडबैक आप लोग देते रहिएगा।